हाँ देखना अभी मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेसिकली, नॉर्मल जो 9th क्लास है 6th 7th क्लास में पढ़ाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है भाई, जैसे कोई सॉलिड है, इधर ये सॉलिड, अगर पार्टिकल दूर हो जाते हैं तो उसे लिक्विड, और इतने दूर हो गए तो उसे क्या कहेंगे, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्लियर। अब सुनना कि सर अगर मान लो पार्टिकल भी जहां पर, जैसे कि मैं बोलूं कि कोई सॉलिड है, लॉन्ग आयरन ले लीजिए, क्या लीजिए, आयरन। मान लो मैंने बोला फॉर एग्जांपल ये 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, कितने में कन्वर्ट हो रहा है, 2000 डिग्री, इतने पे नहीं होता, इससे कम में होता है, तो मैंने एग्जांपल लिया 2000 डिग्री सेल्सियस। अरे जो भी डाउट है आपको सॉल्व कर लेंगे, सुन लीजिए। 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आयरन किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या 5000 पे नहीं होगा, होगा ही होगा। तो सर वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उसे क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्लियर, मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन समझ में आ गई कि सर वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अगर इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो हमने सॉल्यूशन के अंदर पढ़ी थी कि सर जब किसी सॉलिड का वेपर प्रेशर जो है इसके बराबर हो जाए, ऐसा फलाना फलाना, ऐसा कुछ पढ़ा था ना, तो सुनना। तो अपन अभी यहाँ पे इस डेफिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं, अपन नॉर्मल में बात करें कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है जब कोई सॉलिड किसी वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड के अंदर क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब सुनना, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि अगर दो लोग ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये अभी सॉलिड केस में, दूर करने पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। ऐसे जुड़े हुए हैं तो कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर दो लोग ऐसे बैठे हुए हैं, कैसे है, ऐसा हाथ में, मतलब इनको दूर करने के लिए अपने को ज्यादा एनर्जी लगेगी पड़ेगी ना, मतलब जितनी ज्यादा बॉन्डिंग होगी उतना दूर करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी। सर अगर मैं बोल रहा हूँ ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, तो बताओ बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी, अगर मान लो इतने बॉन्ड है, हो सकता है इतने हो, इतने हो, इतने हो, या इतने बॉन्ड हो, या हो सकता है सरफेस टू सरफेस अटैच हो। तो सुनना कि सर अगर इनको दूर करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी, मतलब हम कह सकते हैं कि सर बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी, क्या मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा होगा। अरे समझ में आ रहा है ना, तो लिखना, हाँ जैसे लिखा रहा हूं लिखना, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज हाई, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, melting point of d block element is high, melting point of d block element is high due to due to more due to more metallic bond strength, due to more metallic bond strength ड्यू टू मोर मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब सुनना सब, ऐसा क्या बोला आपने, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। अब सुनना, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं भाई, डी ब्लॉक कि अगर मान, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो। मान लो आपने क्रोमियम का सॉलिड लिया, जैसे गोल्ड आता है ना, गोल्ड का बिस्किट आता है, तो गोल्ड में क्या होंगे, सारे एयू के एटम होंगे, तो आपने गोल्ड का बिस्किट लिया। आयरन का, आयरन मतलब लोहे की एक रॉड ले ली, तो उसमें सारे के सारे क्या होंगे, लोहा लोहा लोहा, लोहे के एटम होंगे ना। तो अब सुनना कि सर मान लो आपने ये कोई क्या लिया, सॉलिड लिया, इसमें ये एटम ये एटम ये एटम ये एटम, क्लियर है, ऐसे ही होंगे ना। अब सुनना सर, एक ही मेटल के एटम होंगे, अगर मान लो ये भी एपी है तो ये भी एपी, एपी और एपी, ऐसा ही होगा ना, कोई आपत्ति है क्या। अब सुनना सर, डी ब्लॉक के एलिमेंट के अंदर मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। सर ये मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, ये तो समझ में आना चाहिए। सर आपने तो बोला था, अभी ऐसे कुछ बता रहे थे, यहाँ तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब सुनना, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर मैं कह सकता हूं कि सर डी ऑर्बिटल जो है, डी ऑर्बिटल या तो हाफ फील्ड है या पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, मतलब D1 to 9 होंगे। सर अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो एक का अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे के अनपेयर इलेक्ट्रॉन के साथ में बॉन्डिंग करेगा कि नहीं करेगा, इसी को कहते हैं मेटालिक बॉन्ड
स्ट्रेंथ। क्लियर है? तो अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे, क्या ओवरलैपिंग इतनी ज्यादा होगी? ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और समझ में आ रहा है? एक एटम के पास यहाँ अनपेड था, इसका यहाँ अनपेड था, तो इतनी हो रही है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि सर अगर इसके पास भी इतने अनपेड, इसके पास, अब ओवरलैपिंग इतनी होगी तो बताओ दूर करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी ना? तो सर इसे क्या कहते हैं? मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। और डी ब्लॉक ऑर्बिटल, डी ब्लॉक एलिमेंट के पास हम जानते हैं कि सर अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि डी ऑर्बिटल हाफ फील्ड या पार्शियल फील्ड होते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर डी डी ओवरलैपिंग क्या होती है? ज्यादा होती है। और ओवरलैपिंग अगर ज्यादा होगी तो क्या होगा? मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी ना? तो लिखना लिखना मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, मेटालिक bond strength, metallic bond strength is high due to half filled and partially filled, half filled and partially filled, half filled and partially filled d orbital electron और dd ओवरलैपिंग और dd करो। अब सुनो आगे की बात करते हैं। समझ में आता मैं बड़ा दौड़ दूं, ऐसा नहीं लगता? मार्केट टाइम वेस्ट करना लगे तो बता देना, है ना? अब लिखना है ना। हम बात कर रहे हैं मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी? एक सेकंड, है ना। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? क्या लिखना? मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लिखो ब्रैकेट बना के, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे ज्यादा, ठीक है। अब इधर देखना, अगली बात सुनना, पहले सुन लेना फिर लिखेंगे। इधर देखो यार, ये तो लिख लिया होगा ना, ताजमहल बनाने में इतना टाइम नहीं लगा होगा जितना तुम्हारा लिखने को हो जाता। अब इधर देखना सर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन समझना इधर, है ना। देखो मैं चाहूं तो आपको सीधी सीधी दो लाइनें लिखा सकता हूँ। ओ महाराज, मैं चाहूं तो सीधी सीधी दो लाइन लिखा सकता हूँ। इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना होता है, इसका इतना होता है। रीजन सुनना सर, मेल्टिंग पॉइंट क्यों बढ़ता है समझ में आ गया? जितनी दूरी, जैसे अगर मान लो दो लोग, क्या बात कर रहा हूं मैं, दो लोग हैं, ठीक है। पार्क में ऐसे बैठे हुए, है ना, पार्क में कैसे बैठे हुए? ऐसे। तो इनको दूर करना आसान है ना, आसान है ना, उनके बीच में सब नॉर्मल आसानी से। पर अगर मैं बोल रहा हूँ कि पार्क में दो लोग बैठे ऐसे बैठे हैं, ओवरलैपिंग ज्यादा है ना, है ना, ओवरलैपिंग ज्यादा है। तो ओवरलैपिंग को अगर आपको अलग करना है तो बताओ, अरे सुन लो यार, अगर आपको इस ओवरलैपिंग, जो ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी, बताओ इनके बीच, अगर मान लो ऐसे जो दो लोग अगर ऐसे बैठे हैं, ठीक है, तो बताओ इनके बीच का जो रिलेशन है उसको ब्रेक करने में कितने दिन लगेंगे? 1 महीना? अरे इतना भी सिंपल नहीं होता, 1 महीना। अगर ऐसे बैठे तो 2 साल। अरे 2 साल तक मेहनत करनी पड़ेगी ना। अब सुनना, तो सर बॉन्डिंग ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी, बताओ दूर करने के लिए एनर्जी उतनी ज्यादा लगेगी ना। सर लगने वाली एनर्जी को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अरे कह रहे हैं ना, बताओ हमने यही तो लिखा कि सर जिसको मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कहा था, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब बताओ जिसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, मान लो मेरा हाथ यहाँ और यहाँ से नहीं है, अब सुनना, इनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, बॉन्डिंग तो इनके बीच में भी हो सकती है, लेकिन इनको आसानी से दूर किया जा सकता है ना, है ना। समझ में आ रही बातें? हाँ नहीं यार, फालतू बातें नहीं, इधर देख लो। अरे सुनो, हाँ सुनो, अगर मान लो मेरे यहाँ से हाथ नहीं है, मतलब ओवरलैपिंग होगी क्या? अरे ओवरलैपिंग होगी क्या? नहीं, कैसे ओवरलैपिंग होगी, लेकिन कम होगी ना, ठीक है। पहले जितनी होगी क्या? नहीं, तो आसानी से ब्रेक किया जा सकता है ना। तो बताओ मैं जिसकी बोलूं कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी कि नहीं होगी? और मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर कम होती है तो बताओ हम कह सकते हैं क्या कि सर इसके मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो लो होगा, और कह सकते हैं क्या? अब बताओ तुम Zn, Cd और Hg का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो, अरे बात ना हो, अगर आप Zn, Cd और Hg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो तो सभी के अंदर क्या होता है? ns2 n-1 d
10, अरे यही होता है ना, मतलब इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या? कौन सा अनपेड दिख रहा है? अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी? अरे कम तो होगी ना सर, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो मेल्टिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा? लो होगा ना। इसीलिए Zn, Cd और Hg का डी ब्लॉक में सबसे कम क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्लियर है? लिखना एक लाइन करके लिखना। क्या क्रोमियम में कितने अनपेड होते हैं? अनपेड जितने ज्यादा होंगे उतनी मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी ना। हाँ लिखना पहला पॉइंट, ड्यू टू fulfilled d orbital, due to fulfilled d orbital, due to fulfilled d orbital, metallic bond strength of metallic bond strength of Zn, Cd, Hg, Zn, Cd, Hg and UUB, unbinarium, Hg and UUB have low melting point. Zn, Cd, Hg का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? लो, मतलब ये आसानी से पिघल जाते हैं। फिर लिखना एट रूम टेम्परेचर Hg एंड अनबाइनियम इज लिक्विड। ये दोनों कैसे होते हैं? रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। हाँ, कौन सा चित्र बनाना है इसमें? चित्र कौन सा है? लिखा तो दिया, सारा भूल गया। रखो, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो बढ़ेगा ना। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? इधर देखना, तुम्हारी एनसीईआरटी में एक बहुत प्यारा सा डायग्राम बना हुआ है। अगर मैं यहाँ लिखूं कि सर मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अरे कह सकते हैं ना, ठीक है। मतलब जैसे जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा ना। अब सुनना, अगर मैं ऐसा एक ग्राफ बनाऊं, ठीक है, एक्सेप्शन केमिस्ट्री मिलने, ठीक है, ये लिख दिया 0, ठीक है। इस साइड लिखा मेल्टिंग पॉइंट, क्या लिखा? मेल्टिंग पॉइंट, और इधर लिखा Z एटॉमिक नंबर। कोई आपत्ति है क्या? अब अपन लिखना चालू करते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, ठीक है। तो यहां पर सुनना कि यहां से पहले तो क्रोमियम तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो बताओ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं? अरे क्रोमियम तक बढ़ते हैं ना। समझ में आ रहा है कैसे बढ़ते हैं? स्कैंडियम, अगर मैं लिखूं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम। अब क्रोमियम के बाद में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? कम होते हैं ना। तो कम होगा तो यहां से ये ग्राफ कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, ये हाँ हाँ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम सब आ रहे हैं ना बीच में, मैं तो ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। सब स्कैंडियम यहाँ हो गया, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। क्रोमियम से कम किसका होता है मेल्टिंग पॉइंट? Mn का होता है। Mn से ज्यादा होता है आयरन का, एक्सेप्शनली। किसका ज्यादा होता है? जबकि अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? कम होते हैं। इससे कम हो जाते हैं ना अनपेड इलेक्ट्रॉन। और फिर रेगुलरली क्या होता है? आयरन, कोबाल्ट और निकल की का लगभग इनका बराबर होता है, इतना स्लो नहीं आता है। क्लियर? तो यहां से और फिर आ जाता है कॉपर का, ठीक है। पी ओ, अरे समझ में आ रहा है क्या? कोई आपत्ति? अब बताओ टॉप टू बॉटम जाते हैं, सुनना, जनरली अगर टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं? बढ़ते हैं। वो समझा रहे, पहले ही बनाओ, आधा बनाओ, आधा ऊपर और बनेगा ना, लिखा है। इसके ऊपर और 3 लाइनें आएंगी, ठीक है, आधा ही, मतलब इसके ऊपर जगह छोड़ लो।
ऊपर वाला रब करूं? अरे मुझे स्पेस चाहिए। बोल दे। हाँ हाँ बोल दे। ये ऑर्गन तो मतलब 18 हो गया। हाँ तो मतलब ये 4:10 है इसके अंदर। कितना होता है एमएन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? यूनिट है, ये तो पता है मेरे को। ये समझ में नहीं आ रहा है, ये डी और ये एच कैसे आया? तो क्या था? आप ये कहना चाह रहे हो कि एस पहले आना चाहिए डी बाद में आना चाहिए? तो क्या कहना चाह रहे हो? हाँ एस पहले आना चाहिए डी बाद में आना चाहिए ना। तो आप वैसे भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, टेंशन का विषय नहीं है ना। वो अपने वहां इसलिए ऐसा इस पैटर्न में इसलिए लिखा है पहले इलेक्ट्रॉन एस से निकलता है और बाद में डी से निकलता है ना। अब इधर देखना, ये 3D सीरीज थी, आपको बाकी कुछ याद रहे नहीं रहे 3D याद होनी चाहिए। इसके बाद में 4D सीरीज की अगर बात करते हैं तो 4D सीरीज मतलब अगर ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। अब 4D सीरीज का देखना सर, स्कैंडियम सेकेंड ईयर आएगा, लिथियम सेकेंड ईयर यहां तक चला, फिर सेकेंड ईयर लाइन सॉरी सेकेंड ईयर यारी जरा निभाना मौत तक करोड़ मोल करोड़ मोल, तो ये हो गया MO, ठीक है, करोड़ मोल। मन तक मतलब यहां हो गया TC, ठीक है। और इसके बाद में रेगुलर इस डायरेक्शन में जाएगा और फिर यहां पर आएगा, क्लियर है। अब सुनना, कौन आगे आया, नहीं पढ़ोगे, ठीक है, फिर रूठा, कोई आपत्ति है क्या? अब सुनना, ये 3D सीरीज, ये 4D सीरीज, यारी जरा निभाना मौत, ठीक है। अब सेकेंड ईयर लेंथनम आएगा ना, लेंथनम वाली सीरीज ऐसे याद रखना, ऐसा होता है, कैसा होता है, कुछ इस पैटर्न में होता है। अब यहाँ पे काम की चीज जो है ना इस पूरे ग्राफ के अंदर वो लिखा दूंगा मैं। ये हो गया कौन आगे आया, मन तक रे आना चाहिए करोड़ मोल वाला, क्या लिखूंगा मैं, और यहाँ पर होता है लेंथेनम। तो पूरे डी ब्लॉक में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, डब्ल्यू का, टंगस्टन का। इसीलिए जो बल्ब की रोड जो होती है ना, बल्ब जो होता है उसके अंदर किस मटेरियल का यूज किया जाता है, टंगस्टन वायर का यूज किया जाता है ना। क्यों? क्योंकि सर हाई टेम्परेचर में वो पिघलती नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये ग्राफ बना लो, फिर 2-4 पॉइंट लिखाऊंगा बोल के। क्या? अब जो आप एपरेटस यूज करते हो टाइट्रेशन के अंदर वो कितने नंबर का होता है, 2 नंबर का। तो टोटल कितने हो गए, 7 नंबर हो गए ना, 6 से 7 नंबर हो गए। अब 7 नंबर का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तुम्हारी कॉपी तो 23-24 नंबर की होती है। 7 नंबर किस चीज के, तुम्हारा वाइवा की है, ऐसा मान के नहीं लेना। एग्जामिनर 7 नंबर आराम से काट सकता है, 0 देते साथ में, कुछ नहीं बोला, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास तुम बोले हो, है ना। हो गया। अब सुनना यहाँ पर, हाँ देखते जाओ लिखते जाओ। अगर पूरे डी ब्लॉक में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट पूछे, क्या पूछे, टंगस्टन का, क्लियर है। इधर देखना, पूरे डी ब्लॉक में, सुन ना यार,
तुम्हें अभी गोला वोला नहीं करना है, मैं बोलूंगा तुम्हें तो देखना है, यहाँ पे लिखाऊंगा 4 पॉइंट। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है सर, पूरे डी ब्लॉक में लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है, मरकरी का होता है। किसका होता है? ठीक है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड कंडीशन में होता है। ठीक, दूसरी बात तो हाईएस्ट हो गया, लोएस्ट हो गया। अब अपन बात करते हैं अपनी 3D सीरीज के अंदर। 3D सीरीज में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? कौन सा सबसे ऊपर दिख रहा है? क्रोमियम। 3D सीरीज में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? क्रोमियम का, क्योंकि सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन इसी में होंगे। इसके बाद 4D सीरीज में हाईएस्ट कौन दिख रहा है आपको? मोलिब्डेनम, करोड़ मोल वाला, यही है ना? अरे यही है। हाईएस्ट पूछे तो ये आ गए, लोएस्ट पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, इसके अलावा नहीं पूछेगा। पॉइंट करोड़ मोल वाला पूरे डी ब्लॉक में हाईएस्ट डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक है तो एलिमेंट, हाँ ये 3D सीरीज, ये 4D सीरीज, ये 5D सीरीज। क्रोमियम आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मतलब पांचवा, सातवां ग्रुप आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग। हाँ, अगर आपको पहला क्वेश्चन पूछेगा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है तो टंगस्टन का होता है। लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? पूरे डी ब्लॉक के अंदर। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन 3D सीरीज पूछे तो क्रोमियम, 4D सीरीज पूछे तो, अब याद ही रखनी चीजें कॉन्सेप्ट के साथ। हाँ लिखना, हाँ पढ़ोगे तब देखो कुछ चीजें पूरी दुनिया ऐसे याद करती है। लिखना, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन मेटल, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन मेटल, दुनिया की कोई भी मेटल है उसमें हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? टंगस्टन का होता है। लिखना, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन मेटल, सामने इक्वल करके लिखना W, बता रहा हूं ना, W 3400 डिग्री सेल्सियस, 3400 डिग्री सेल्सियस। लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन मेटल, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन मेटल, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन मेटल, सामने इक्वल या एरो करके लिखना, मरकरी -38 डिग्री सेल्सियस, -38 डिग्री सेल्सियस। क्या तो मैं, हाँ रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। मैंने कहा लिखा रूम टेम्परेचर, मैंने बोला रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। ठीक है, लिखना हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन 3D सीरीज, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन 3D सीरीज क्रोमियम, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन 3D सीरीज क्रोमियम। क्लियर? लिखना हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन 4D सीरीज, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन 4D सीरीज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन 4D सीरीज मोलिब्डेनम Mu। ठीक है, मतलब 4D इस सीरीज पूरे डी ब्लॉक का पूछे तो टंगस्टन, 3D सीरीज का पूछे तो करोड़ मतलब क्रोमियम, 4D सीरीज का पूछेगा तो मोलिब्डेनम। क्लियर है? लिख लिया। अब हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? हाँ, लिख लिया होगा, लिखना आगे कैटालाइटिक, हाँ कैटालाइटिक प्रॉपर्टी इसकी बात कर रहा हूं मैं, कैटालाइटिक, हाँ लिखना कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। क्या नहीं, आपको नहीं पूछेगा है ना, नहीं पूछेगा, अरे वैल्यू नहीं लिखाई है। अब सुनना, कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? कैटलिस्ट मतलब दलाल, क्या होता है? हर चीज के दलाल मिलते हैं आज की डेट में। ठीक है, तो कैटलिस्ट का मतलब होता है दलाल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई काम मुझे करना है, मुझे आपके आपके आसपास में कोई व्यक्ति विशेष है, मुझे अच्छा लगने लगा। ठीक है, तो मुझे अगर उससे दोस्ती करनी है
ठीक है, मुझे उस काम को करने में कितने दिन लग रहे हैं? 1 महीना। कितना लग रहा है? मैंने पेन पेपर लेके कैलकुलेशन किया, मुझे उस काम को करने में कितना टाइम लग रहा है? 1 महीना। सुन ले यार, है ना, मुझे उस काम को करने में कितना टाइम लग रहा है? 1 महीना। अब अगर आप आए, सब मैं ये काम 15 दिन में करा सकता हूँ, ठीक है, तो आप क्या करोगे? भाई मैं उससे बात करने के लिए उसके घर के चक्कर काटूंगा, फिर धीरे धीरे दोस्ती होगी, ये होगा, फलाना फलाना, ये सब चीजें चलेंगी ना। लेकिन अगर मान लो आप हो बीच में, तो क्या करोगे? आप मेरा पेपर लोगे, उसको दे दोगे, उससे पेपर लोगे, मेरे को दे दोगे। मतलब कुल मिला के दलाल क्या करता है? दोनों लोगों को लाता है और मिलाता है, यही काम करता है ना। मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं, किसकी बात करूं? प्रॉपर्टी की, तो सर एक जिसको खरीदनी है, एक जिसको बेचनी है, दोनों को एक जगह लाता है और उनके बीच को डील कराता है ना। तो सर कैटलिस्ट का नॉर्मल सा मतलब क्या होता है? दलाल। क्लियर है? अब सुनना कैसे होता है सब काम, काम कैसे होता होगा, तो अब देखते हैं। सर कैटलिस्ट क्या करता है, बताओ? कैटलिस्ट दोनों ही लोगों से हाथ मिला के लाएगा ना। तो सबसे पहले कैटलिस्ट को के पास में क्या होनी चाहिए? वैलेंसी। एक वर्ड होता है वैलेंसी। क्या होता है वैलेंसी? का मतलब क्या होता है? जो जितने बॉन्ड बना सके उतनी उसकी क्या होती है? वैलेंसी। मान लो मेरा एक भी हाथ नहीं है, तो बताओ मेरी वैलेंसी कितनी हो गई? 0। सुन यार, मेरी वैलेंसी क्या होगी? 0। एक हाथ है तो वैलेंसी 1, 2 है तो 2, 3, 50 हाथ है तो मेरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी ना। अब सुनना, आगे की बात करते हैं। मतलब अगर मान लो कैटलिस्ट क्या कर रहा है? दोनों लोगों को ला रहा है, तो कैटलिस्ट की जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी, ठीक है, अगर मान लो एक प्रॉपर्टी, हाँ लगभग एक चीज है, ठीक है। अब सुनो, कुछ भी अलग नहीं है। वैलेंसी ऐसे कंपाउंड को भी कहते हैं जो न्यूट्रल होता है, उसकी भी वैलेंसी होती है, ठीक है। अब सुनना कि सर मान लो मेरी दो वैलेंसी में एक एक ग्राफ को ही ला पाऊंगा, अरे एक एक ग्राफ को ही ला पाऊंगा। लेकिन अगर मान लो मेरे 50 हाथ इधर है और 50 इधर है, तो बताओ 50 लोग मैं इधर 50 प्रॉपर्टी जो बेचने वाले हैं और खरीदने वाले 100 लोगों को एक साथ काम करा पाऊंगा ना। मतलब अगर किसी की वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी, फ्री वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी, बताओ उतनी ज्यादा रिएक्शन करा पाएगा ना। तो सर जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट के पास में नंबर ऑफ अनपेयर्ड क्या इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से बताओ ये एज ए कैटलिस्ट काम कर पाएगा ना, क्योंकि इसकी सरफेस पर फ्री वैलेंसी होगी, इलेक्ट्रॉन फ्री घूम रहा है, तो पहले इससे और दोस्ती करेगा, फिर इसके साथ करेगा और दोनों के बीच में क्या कराएगा? रिएक्शन कराएगा, खुद साइड में हो जाएगा। अरे क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? तो डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? इधर देखना, मान लो ये क्या है? कोई डी ब्लॉक का मेटल है, ठीक है, इसके सरफेस पर 1, 2, 3 और 4 ये कोई वैलेंसी है। अब एक आया, रिएक्शन हो रही है ए और बी, किसकी हो रही है? ए और बी की रिएक्शन हो रही है। तो सर ये ए नाम का मॉलिक्यूल था, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग थी, ये कैटलिस्ट की सरफेस पे आया। ये बी नाम का मॉलिक्यूल था, ये कैटलिस्ट की सरफेस पे आया। अब ये कैटलिस्ट क्या करा देता है? इन दोनों की दोस्ती करा देता है और इन दोनों की दोस्ती करा देता है। अब बताओ ये किसमें कन्वर्ट हो गया? ए बी में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया? मतलब अगर इसकी फ्री सरफेस पर इसकी वैलेंसी से पहले इससे और इससे दोस्ती करी, इससे और इससे दोस्ती करी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये घर है, ठीक है, मेरा ये घर है, मेरे घर के ऊपर के दोनों कमरे खाली है ना, तो मैंने 4 लोगों को किराए पे दे दिए। अब मेरे घर की फ्री वैलेंसी पर 2 लोग आए, वो इस रूम में रह रहे थे, 2 लोग आए इस रूम में रह रहे थे। अब ये तो पहले तो इन्होंने मेरे से बॉन्डिंग करी ना, फिर पता चला कि सर इन्होंने आपस में बॉन्डिंग कर ली, कर सकते हैं ना। तो सर इन्होंने आपस में बॉन्डिंग कर ली, अब मेरा घर किसकी तरह करेगा? कैटलिस्ट की तरह करेगा कि नहीं करेगा? तो सेम यही होता है कि कैटलिस्ट की सरफेस पर, ये कैटलिस्ट है, इसकी सरफेस पर ये फ्री वैलेंसी थी, इस फ्री वैलेंसी पर ये 2 लोग आए, ये 2 लोग आए, क्लियर है? इन दोनों ने आपस में बॉन्डिंग कर ली, तो बताओ फ्री वैलेंसी होना जरूरी है कि नहीं है? अब मान लो मेरे घर के ऊपर कमरे ही नहीं होते, है ना, मेरे घर के ऊपर कमरे नहीं होते, मैं किराए पे देता क्या? नहीं देता। तो जब मैं किराए पे नहीं देता तो क्या इनके बीच में बॉन्डिंग होती क्या? नहीं ना। तो हम कैटलिस्ट की तरह करने के लिए क्या होना चाहिए? फ्री वैलेंसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट के पास सफिशिएंट अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, अरे होते हैं ना, कैटलिस्ट की तरह कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ठीक है, लिखना, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कैटलिस्ट, हाँ कैटालाइटिक प्रॉपर्टी हेडिंग डालनी है और फिर इसमें लिखना है मोस्ट ऑफ द कैटलिस्ट, है ना, मोस्ट ऑफ द कैटलिस्ट आर, इसमें चलो बंद कर देते हैं, है ना, मोस्ट ऑफ द कैटलिस्ट आर
most of the catalysts are d block element, most of the catalysts are d block element because they have more number of oxidation state, because they have more number of oxidation state, because they have more number of oxidation state, so they form intermediate compound, with reactant easily, intermediate compound with reactant easily. सेकेंड पॉइंट लिखना, सेकेंड पॉइंट लिखना, they have more free valency, on their surface, therefore they absorb देखो दो चीजें होती हैं, इधर सुन लेना, दो चीजें होती है, एक होती है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एड्सॉर्प्शन। मतलब पता है दोनों का क्या होता है? एक होता है एब्जॉर्प्शन, दूसरा होता है एड्सॉर्प्शन। दोनों का सिंपल सा मीनिंग समझ लेना क्या होता है। एड्सॉर्प्शन का मतलब सुन लेना, अरे यार ठीक बात है। अब सुनना, एक होता है एब्जॉर्प्शन, दूसरा होता है एड्सॉर्प्शन। मतलब सुनना, मैंने इस बोर्ड के ऊपर एक लोटा पानी इधर फेंका, एक लोटा पानी इधर फेंका, ठीक है। इस बोर्ड को ऐसे टेबल की तरह, मतलब ऐसे कैरम बोर्ड जो होता है उस पैटर्न में रखा, फेंक दिया। अब या फिर नॉर्मल अपना गाड़ी का सीट कवर है, ठीक है, बारिश के दिन भीग जाता है। अब तुमने दो काम किए, एक तो तुमने एक कपड़ा लिया, उस पर कपड़ा घुमाया, तो कपड़ा क्या करेगा, उसके लिक्विड को सरफेस के अंदर तक खींच लेगा ना, इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं? अब सुनना, तुम्हें कुछ मिला नहीं, तुमने एक प्लास्टिक की थैली ली, है ना, तो प्लास्टिक की थैली से भी साफ करोगे तब भी तो क्या होगा, साफ होगा। लेकिन ये जो थैली होगी, इसकी सरफेस पर, थैली की केवल सरफेस के ऊपर क्या होंगे, पार्टिकल चिपकेंगे, इसे कहते हैं एडसॉर्प्शन। क्या कहते हैं? मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, एडसॉर्प्शन हुआ है कि एब्जॉर्प्शन? एडसॉर्प्शन हुआ ना, अभी वही लिख रहे हो, क्या लिखा आपने लाइन, therefore they absorb reactant, therefore they absorb reactant on their surface, on their surface on their surface yes, on their एक सेकंड रुकना। तो चलो एक काम करो, आज छुट्टी, कल बात करेंगे। अरे आज छुट्टी जाओ, कल बोलेंगे।